दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो फ्राइडे को हमने काफ़ी अच्छी तेजी देखी और स्टॉक 107 के आसपास चला गया। और काफ़ी लोग हैं जो लगातार कह रहे थे कि स्टॉक तो 100 के नीचे चला जाएगा, आने वाले समय इसमें बहुत बड़ी गिरावट होगी और वजह बताएगी इसका रिजल्ट। अगर रिजल्ट की बात करें तो टाटा स्टील की बात छोड़ो, पूरे स्टील सेक्टर में ही बहुत ज़्यादा दबाव देखने को मिला, क्योंकि इसके पीछे वजह थी इंटरनेशनल रीजन। कंपनी का कारोबार सिर्फ इंडिया में नहीं है बल्कि यूएस और यूरोप के मार्केट में भी है, और वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जियोपॉलिटिकल टेंशन। रसिया यूक्रेन का जब से युद्ध शुरू हुआ है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। इसके अलावा कमोडिटीज़ की प्राइस में बहुत ज़्यादा अप डाउन देखने को मिला, और सबसे बड़ी बात है कि इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम। और इन सब रीज़न की वजह से आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट में हमें निगेटिव बातें देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद भी डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है टाटा स्टील ने, और आने वाले समय में और भी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि टाटा स्टील ग्रीन स्टील के निर्माण में भी अपने कारोबार की गतिविधियां शुरू कर चुकी है, और ऐसे में आने वाले समय में टाटा स्टील में ज़बरदस्त तेजी की संभावना तो बन रही है, और ये सिग्नल अब आने शुरू हो गए। तो क्या ऐसे में हमें इस समय टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? क्या आने वाले समय में टाटा स्टील में शानदार तेजी आ सकती है? तो आगे की इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और क्या इसमें दाव लगाना चाहिए। सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के कारोबार को देखें तो स्टॉक 107 पर क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 2.77% की शानदार हमने तेजी देखी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लोजिंग के बाद जब इंटरनेशनल मार्केट क्लोज हुआ तो वहाँ पे फिर से शानदार तेजी बनी है, यानी सारे के सारे बाजार है वो पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब रहे। बड़ी तेजी तो नहीं बनी, उसके पीछे वजह थी कि ऑलरेडी पहले ज़बरदस्त तेजी बन चुकी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डाउ जोन की बात करें तो 33,747 के स्तर पर क्लोजिंग है, जहाँ पे 0.096% की तेजी थी। S&P 500 की बात करें तो 3,992 के स्तर पे 0.92% की हमने तेजी के साथ क्लोजिंग देखी है। नेस्डेक कंपोजिट की बात करें तो 11,323 के स्तर पे 1.88% की तेजी थी, और रजल्ट 2000 इंडेक्स में 1,882 के स्तर पे 0.79% की तेजी थी। तो आप देख सकते हो कि सारे के सारे बाजार पॉजिटिव क्लोजिंग दे चुके हैं, और ऐसे में हमारे बाजार में भी मंडे को शुरुआत पॉजिटिव हो सकती है। अब यहाँ पे सबसे जो अच्छी बात है बाजार के लिए, FI बाजार में फुल फॉर्म में लौट आए। आप देख सकते हो कि 11 नवंबर को उन्होंने 3,958 करोड़ रुपीज़ की ज़बरदस्त खरीदारी की है। इससे पहले 10 नवंबर को उन्होंने मात्र 36 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया था, जिससे लगा था कि हो सकता है कि FI बाजार में फिर से बिकवाल बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने बाजार की तेज़ी को देखते हुए ज़बरदस्त खरीदारी की, और नतीजा ये रहा कि हमारा इंडियन रुपीज़ अब फिर से मजबूत होने लगा, क्योंकि अब इंडिया में फिर से डॉलर का फ्लो आने लगा है। इंडियन रुपीज़ फिलहाल 80.50 पर आ चुका है, और जो इसने 83 का लो बनाया था उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक तरह से देखें तो रिकवरी हो चुकी है, जो बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है, और आने वाले समय बाजार में तेज़ी फिर से बननी शुरू हो सकती है। तो इंडियन बाजार के लिए काफ़ी अच्छी बात है, और स्पेशली विश्व के काफ़ी जो इन्वेस्टर है जो इंडिया के बाजार की तरफ देख रहे हैं, और ऐसे में आने वाले समय हमारे बाजार में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो पिछले एक साल के हिसाब से अभी भी 13% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। 6 मंथ की बात करें तो 1.91% की गिरावट है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 7.49% की ऑलरेडी तेज़ी देखने को मिल रही है, और सिर्फ 5 दिन की बात करें तो 4.52% की तेज़ी है। तो कुल मिला के निचले लेवल से अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिली। रिजल्ट के बाद भले ही इसमें थोड़ा सा दबाव बना, लेकिन फिर से माहौल पॉजिटिव बन चुका है, और अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। आप देख सकते हो कि पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम हुआ है, करीब 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ फ्राइडे के दिन। ये वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, और इसमें 4 करोड़ डिलीवरी बेस्ड काम भी हुआ है। इससे इस मतलब है कि लोग इसमें अच्छी खासी डिलीवरी भी ले रहे हैं। आप देख सकते हो कि इस बार रिजल्ट में कमी काफ़ी ज़्यादा रही है। रेवेन्यू देख सकते हो इस बार 59.88 थाउजेंड रुपीज़ का रहा है, जहाँ पे 0.67% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट इनकम 1.51 थाउजेंड रुपीज़ की है, जहाँ पे 87.29% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली, और डायलूटेड EPS 1.24 रहा, जहाँ पे 87.49% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.53% रहा, जहाँ पे 87.2% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली। तो कुल मिला के सारे आंकड़े में हमें गिरावट दिखाई दे रही है, और रीज़न हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ऑलरेडी प्राइस तो इसकी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, तो इस बात को हम डिस्काउंट कर सकते हैं। आने वाले समय सिर्फ तेज़ी की संभावना बन सकती है। वैसे अगर आप देखें 2019 के बाद सबसे शानदार प्रदर्शन किया टाटा स्टील ने 2022 में। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2019 में 1.59 लाख करोड़ रुपीज़ का टोटल इनका रेवेन्यू था, और कंपनी को 0.10 लाख करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। 2020 की बात करें तो रेवेन्यू गिर के 1.51 लाख करोड़ रुपीज़ तक आ गया, और प्रॉफिट गिर के 0.02 लाख करोड़ रुपीज़ तक आ गया। काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई, और ये कोविड काल था जिस वजह से यहाँ पे दबाव देखने को मिला। कारीबॉक सब देख सकते हो, गतिविधियाँ सारी बंद थी, लॉकडाउन लगे थे।
2021 की बात करें तो रेवेन्यू में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, 1.5 लाख करोड़ रुपीज़ का इनका रेवेन्यू था और इनको प्रॉफिट मिला था 0.07 लाख करोड़ रुपीज़ का, तो कुछ रिकवरी हुई। लेकिन 2022 ज़बरदस्त रहा। आप देख सकते हो कि रेवेन्यू बढ़ के 2.46 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया और इनका प्रॉफिट सीधा 0.40 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यानी आप देख सकते हो 2019 के मुकाबले बहुत ही बड़ा उछाल आया प्रॉफिट में। इस हिसाब से देखें तो कारोबार काफ़ी पटरी पे आ चुका है और आने वाले समय में और शानदार नतीजे देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में बिना डरे लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश किया जा सकता है टाटा स्टील में, क्योंकि आने वाले समय टाटा स्टील अपनी सभी कंपनियों को मर्जर करने जा रही है और टाटा स्टील का कारोबार भी बढ़ेगा। ऐसे में आने वाले समय इसमें तेजी तो बनेगी ही बनेगी। अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो काफ़ी शानदार है। मार्केट कैप 1,31,351 करोड़ रुपीज़ का है, करंट प्राइस 108 के आसपास, इसका लो 82.70 का है और इसका हाई 139 का है। तो ये आप देख सकते हो कि अभी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है ऊपर के लेवल से। स्टॉक का पी 4.57 का है और इसकी बुक वैल्यू 88 की है। तो आप देख सकते हो इसकी बुक वैल्यू के आसपास ये है और डिविडेंड भी बहुत ही शानदार देती है कंपनी, 4.74% का ज़बरदस्त डिविडेंड दिया है। तो डिविडेंड के लिए भी यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। इसका आरओसी 31.6% का है और इसका आरओई 42.6% है और फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने स्टॉक को स्प्लिट किया है। स्टॉक की प्राइस 1000 के आसपास थी, उसको स्प्लिट करके 1 रुपीज़ किया है और इस वजह से देखें तो प्राइस भी अट्रैक्टिव हो चुकी है और ऐसे में इन्वेस्टमेंट का जरिया भी बनता है। सबसे बड़ी बात है कंपनी ने अपने नीदरलैंड के यूनिट से ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू कर भी दिया है और फोर्ड कंपनी ने उनको ऑर्डर भी दे दिया, यानी फोर्ड कंपनी के रूप में उनको पहले क्लाइंट मिल चुके हैं। आने वाले समय इनके कारोबार में और भी तेजी आएगी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इनका जो आरओई है वो एफडी से शानदार है, जिसने बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न दिया है। डिविडेंड बहुत ही अच्छा देती है कंपनी। इसके अलावा देखें तो एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टॉक बिल्कुल ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। इसके अलावा कोई भी रेड फ्लैग लगा हुआ नहीं है, स्टॉक यानी एएसएम जीएसएम लिस्ट में बिल्कुल शामिल नहीं है, तो यहाँ पे बिल्कुल एंट्री की जा सकती है। जो सबसे अच्छी बात है इसकी वो ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस बार अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। देख सकते हो कि पहले 0.10% की होल्डिंग थी, जो इस बार बढ़ के 0.16% हुई थी। सरकार ने इस बार होल्डिंग को बढ़ा दिया Q2 में। अगर हम बात करें DI की तो आपको होल्डिंग थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी, यानी दिसंबर 2021 में जहाँ पे 18.11% की होल्डिंग थी, जो मार्च में बढ़ के 20.41% तक पहुँच गई थी, लेकिन जून क्वार्टर में ये घट के 19.01% तक आई और इस बार 18.17% आ गई। तो DI ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा कम किया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें FI की तो दिसंबर में 21.36% की होल्डिंग थी, जो मार्च में बढ़ के 22.87% तक चली गई, लेकिन जून में DI FI की होल्डिंग 21.95% पर आई। फिलहाल 21.52% की होल्डिंग है। तो 2 क्वार्टर से FI DI की होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग 33.92% पर मेंटेन है। इसके अलावा जनरल पब्लिक के पास फिलहाल 26.23% के शेयर है। कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट इस बार होल्डिंग अपनी बढ़ा चुके। अगर हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर देखें तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश बने हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हो टेक्निकल इंडिकेटर में स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल निकल के आ रही है, इसका मतलब निवेश किया जा सकता है। कंपनी के सेंटीमेंट्स देखें तो वो भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एनालिस्ट की राय भी बाय की निकल के आ रही है और साथ में अगर हम देखें तो समरी इसकी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रही है। कुल मिला के सारे सिग्नल काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो चुके हैं। इसके अलावा ICICI बैंक की तरफ से जो इसका टारगेट दिया गया था उस टारगेट के पास पहुंच चुका है स्टॉक। ये टारगेट इन्होंने 3 तारीख के आसपास दिया था और ख़रीदारी की सलाह दी थी। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक 108 तक आ चुका है, यानी ये टारगेट हिट हो सकता है। ऐसे में आने वाले समय शानदार और तेज़ी आ सकती है। अब एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है इस लेवल से तो 106 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूटा तो स्टॉक 105 तक जा सकता है और नीचे गया तो फिर 104 तक जाने की संभावना है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो आप देख सकते हो 108 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जिसके आसपास स्टॉक है। इसको पार कर लिया तो 109 की प्राइस भी देखने को मिलेगी और स्टॉक वहाँ तक पहुँचे तो फिर 110 तक जा सकता है, जो ICICI बैंक का टारगेट है। कंपनी एक बड़े प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। कंपनी अपनी सभी स्टील कंपनियों का मर्जर करने जा रही है, तो ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश आपको कर लेना चाहिए। यही मौका है टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट का। आने वाले समय इस सेक्टर में बहुत बड़ी तेजी आएगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।